इन सेंटर, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर। ये चीज अपन ने पढ़ा है अभी तक। ये एक पार्ट है, यहां से क्वेश्चन आता है। ये आपके ट्रायंगल वाला पार्ट है। अभी हमने ट्रायंगल की और प्रॉपर्टी नहीं पढ़ी है, सिर्फ इतना सा पढ़ा है, फिर इनका कॉम्बिनेशन। सबसे पहले अपन बात करते हैं, मैं बात कर लेता हूं सबसे पहले इसके ऊपर, ऑर्थो सेंटर पर, स्टेप बाय स्टेप। वर्टेक्स से सामने वाली भुजा पर अगर आप परपेंडिकुलर डालते हैं, वर्टेक्स से सामने वाली भुजा पर अगर आप परपेंडिकुलर डालते हैं तो इसको बोलते हैं पर एल्टीट्यूड। जहां पर तीनों एल्टीट्यूड मिल जाते हैं, जहां पर तीनों एल्टीट्यूड मिल जाते हैं, वो होता है हमेशा ऑर्थो सेंटर। न्यून कोण त्रिभुज अक्यूट एंगल ट्रायंगल के अंदर ऑर्थो सेंटर ये होगा। अगर राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर अगर मैं बात करता हूं, यहां से परपेंडिकुलर डाला, यहां से फिर परपेंडिकुलर डाल दिया, और यहां से फिर परपेंडिकुलर डाल दिया, तो जहां पर तीनों मिलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर, ये राइट एंगल वर्टेक्स पर होगा। और अगर मैं अधिक कोण त्रिभुज की बात करूं, तो सामने वाली भुजा पर परपेंडिकुलर डालो, सामने वाली भुजा पर परपेंडिकुलर डालो, सामने वाली भुजा पर परपेंडिकुलर डालो, ये बाहर बनेगा और सबसे लंबी भुजा के सबसे दूर बनेगा। ठीक है। अगर मैं इसके एंगल की बात करता हूं ऑर्थो सेंटर के अंदर, जैसे ये एक ट्रायंगल होती थी, अगर मैंने यहां से डाला तो ये 90 डिग्री, मैंने अगर यहां से डाला तो ये 90 डिग्री। मुझे पता है ये एंगल ए है, अगर ये एंगल ए है तो जब आमने सामने के कोणों का जोड़ 180 हो गया तो इन दोनों का जोड़ भी 180 रहा होगा, और इन दोनों का जोड़ 180 रहा होगा तो ये भैया मेरे 180 माइनस ए रहेगा, और ये अगर 180 माइनस ए रहेगा तो ये बाई वर्टिकल अपोजिट एंगल 180 माइनस ए हो जाएगा, 180 माइनस ए हो जाएगा। क्लियर है। अब अगर मैं ऑर्थो सेंटर की बात करता हूं कि ऑर्थो सेंटर के अंदर एंगल हो गया, पोजीशन हो गई, ये सिर्फ और सिर्फ एंगल निकालने के काम आता है। ये वाला पॉइंट अपने पेपर में काम का है, इसके अलावा कोई भी पॉइंट अपने पेपर में काम का नहीं है। सीधा काम की बात अगर मैं करूं तो ना, ये पॉइंट कहां बनेगा, कैसे बनेगा, हाँ कभी कभार ये भी एक काम का पॉइंट हो जाता है कि राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर कहां बनेगा, तो राइट एंगल ट्रायंगल में राइट एंगल वर्टेक्स पर बनेगा। ये था सर ऑर्थो सेंटर। उम्मीद है सारे बच्चों को समझ आ गया होगा। काम का पॉइंट देखिए 180 माइनस ए वाला। अब बात करते हैं सर्कम सेंटर की। सर्कम सेंटर क्या करता है, अगर मिड पॉइंट के ऊपर, जो साइड का मिड पॉइंट है उसके ऊपर परपेंडिकुलर डालना, साइड का जो मिड पॉइंट है उसके ऊपर परपेंडिकुलर डालना, साइड का जो मिड पॉइंट है उसके ऊपर परपेंडिकुलर डालना। अगर मिड पॉइंट पर परपेंडिकुलर डल गया, जहां पर मिड पॉइंट पर परपेंडिकुलर डलेगा तो इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। मिड पॉइंट पर जो परपेंडिकुलर डला इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बाइसेक्ट करना और परपेंडिकुलर, तो इसको बोलते हैं सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर हो गया तो बाहर वाले सभी वर्टेक्स की दूरी यहां से बराबर है, क्योंकि यहां प्रकार की नोक रखकर आप एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, यहां प्रकार की नोक रखकर एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं तो मतलब यहां से यहां का रेडियस, यहां से यहां का रेडियस और यहां से यहां का रेडियस बराबर होगा। बोलो जी बात, अगर रेडियस बराबर है तो मतलब सर्कल का रेडियस होता है तो यहां से दूरी बराबर हो जाएगी। एक चीज, ये जो एंगल बनता है ये ऊपर वाले कोण का आधा होता है, ऊपर वाले कोण का डबल होता है। सॉरी, अगर ये ए है तो ये वाला एंगल होगा ट्वाइस ऑफ एंगल ए। ये चीज बताई थी। अगर राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर जो ये बनेगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज के मिड पॉइंट पर बनेगा, इससे तीनों वर्टेक्स बराबर दूरी पर होते हैं। तो तीनों वर्टेक्स अगर बराबर दूरी पर होंगे तो जो ये एल्टीट्यूड, जो राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर जो यहां से जो एल्टीट्यूड डाला जाता है, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर यहां से जो एल्टीट्यूड डाला जाता है, ये एल्टीट्यूड हमेशा h/2 होता है, हमेशा h/2 होता है, h/2। तो मुझे एक बात पता चल गई कि जो इसका त्रिज्या है r कितना होगा, हाइपोटेन्यूज बाई 2, हाइपोटेन्यूज बाई 2। क्लियर है बात। और अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज के अंदर यहां पर परपेंडिकुलर डाल दो, यहां पर परपेंडिकुलर डाल दो, यहां पर परपेंडिकुलर डाल दो, मिड पॉइंट पर परपेंडिकुलर डालना और मिड पॉइंट पर परपेंडिकुलर डालना, तो ये बाहर बनेगा और यहां से r निकाला जाता है। ये था ये वाला। क्लियर। सर्कम रेडियस का ये वाला पॉइंट है मेन। इसका जो पॉइंट पेपर में काम आता है, एक ये वाला और एक राइट एंगल वाला, ये इसका मेन पॉइंट काम आता है। इसके अलावा जितनी भी चीजें अपनी थी वो सब काम की बात नहीं थी, वो सब नॉलेज की बात थी। काम की बात आपको क्लियर हो गई। बोलो हाँ या ना। दूसरे नंबर का पॉइंट याद आया, बोलिएगा बोलो। अगर मैं बात करता हूं इससे आगे पर, तीसरे पर, अब जब पढ़ रहे थे ना तो हमें लग रहा था बहुत ज्यादा चीजें ज्यादा नहीं है। मैंने बताया जब याद करने लगोगे तो तुम्हें लगेगा मुश्किल से 20 मिनट का काम है सारा। इन सेंटर, एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर, इसको एंगल बाइसेक्ट किया, इसका भी एंगल बाइसेक्ट किया और इसका भी एंगल बाइसेक्ट किया। अगर इसका एंगल बाइसेक्टर जहां तीनों को मिलते हैं उसको बोलते हैं इंटरनल एंगल। मतलब ये अंतः केंद्र, अंतः केंद्र है तो यहां से तीनों की तीनों दूरी बराबर रहती है। अगर अंतः केंद्र है तो तीनों दूरी बराबर रहती है, तभी तो रेडियस बनेगा, तभी तो रेडियस बनेगा। अब अगर मैं बात करता हूं इन सेंटर की, तो r कितने के बराबर आता है किसी भी ट्रायंगल का, एरिया ऑफ ट्रायंगल अपॉन सेमी पेरीमीटर। अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर जो r आएगा p + b - h/2। राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर जो r आएगा p + b - h/2, ये आ जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर। क्लियर है। इन सेंटर की ओर अगर मैं बात करता हूं, बस ये जो ये होते हैं, जो अगर इस एंगल का मैं बाइसेक्टर किया और इस वाले एंगल का मैं बाइसेक्टर किया, दोनों एंगल का बाइसेक्टर करने पर ये कितना बनेगा, ये a, तो ये बनेगा भैया मेरे 90 + a/2। अगर मैं बाहर की तरफ कर दूं इसका by 2, अगर मैं एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल, तो भाई मेरे ये बन जाएगा a/2। अब तीनों एंगल का पता चल गया, तीनों की पोजीशन पता चल गई। काम की बात ये थी, इसके अलावा काम की बात कुछ नहीं है यहाँ पर। समझ गए बात। इसके अलावा तो सारी की सारी चीजें वो क्यों कैसे किंतु परंतु वो तो सब दिमाग को बरगलाने के लिए होता है। मेन पॉइंट जो था वो ये होते हैं। समझ गए। अब लास्ट बात आती है कि भैया इन सेंटर के अंदर अगर मैं बात करता हूँ इन सेंटर की थ्योरम, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या कहती है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो AB/AC इज इक्वल टू BD/DC। AB/AC इज इक्वल टू BD/DC, ये होता है। अब अगर मैं उसके आगे अगर मैं बात करता हूँ, इसके आगे अगर मैं बात करूं कि भाई मेरे जो ये इन सेंटर बनता है, ये AI/IB, ए के सामने ए है, बी के सामने बी है और सी के सामने सी है, तो AI/ID इज इक्वल टू B + C/A।
बी प्लस सी बाई ए। बोलो जी बात यहाँ तक क्लियर हुई क्या? तो ये आपको पता होना चाहिए एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, इनसे भी यूज होता है सारी चीजों का। तो ये था सारे का सारा इन सेंटर का गेम। अब अगर मैं बात करता हूं लास्ट सेंटरॉइड, अगर मैं सामने वाली भुजा के वर्टेक्स से सामने वाली भुजा के मिड पॉइंट को मिला दूं, वर्टेक्स से सामने वाली भुजा के मिड पॉइंट को मिला दूं, वर्टेक्स से सामने वाली भुजा के मिड पॉइंट को मिला दूं, और वर्टेक्स से सामने वाली भुजा के मिड पॉइंट को मिला दूं, तो ऑब्वियस सी बात है ये बनता है सेंटरॉइड। सेंटरॉइड हमेशा त्रिभुज के अंदर बनेगा, फिक्स है। और ये किस रेशियो में काटेगा? 2:1 में काटेगा। सेंटरॉइड हमेशा 2:1 में काटेगा। ये हो गया इसका रेशियो, ठीक है। और अगर बात करते हैं कि भाई मेरे सेंट्रोइड, तो सेंट्रोइड किससे बनता है? मीडियन से। तो मीडियन की लंबाई निकालने के लिए जैसे अगर ये होता है ए बी सी और डी, ये मीडियन अगर हो गया, एडी अगर मीडियन है, एडी अगर मीडियन है, तो मीडियन की लंबाई निकालने के लिए अपोलिनस थ्योरम का इस्तेमाल होता है। अपोलिनस थ्योरम क्या कहती है? जिस वर्टेक्स से मीडियन ड्रॉ किया गया है, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ये इसकी लंबाई निकालने का अपोलिनस थ्योरम होती है। सेंट्रोइड की पोजीशन सामने के सबके अंदर अंदर बनती है, अंदर बनती है। क्लियर है? काम की बात है ये वाली बस। इसमें कोई एंगल का रोल रहता नहीं है। एंगल का रोल सिर्फ इन सेंटर में, सर्कम सेंटर में, ऑर्थो सेंटर में है। इसमें सिंपल साइड का। तो इससे गेम बनता है मीडियन का, कि मीडियन हमेशा त्रिभुज को 2 बराबर भागों में बांटता है, सेंट्रोइड हमेशा त्रिभुज को 3 बराबर भागों में बांटता है। अगर त्रिभुज के मिड पॉइंट्स को, साइड के मिड पॉइंट्स को मिला दिया जाए, तो यह हमेशा 4 बराबर भागों में बट जाएगी। अगर मैं आपको ये बोल दूं कि यहां से एक लाइन ड्रॉ किया, एक लाइन ये ड्रॉ किया, तो जो ये पॉइंट बना, ये कितना है? ये पूरे ट्रायंगल का 1/12 होता है। अगर तीनों के तीनों मीडियन ड्रॉ कर दिए जाए, तो ये 6 बराबर भागों में बट जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर क्या पॉइंट बताया था कि देखो ये होता है, और इस मीडियन को अगर मैं पूरा करूंगा तो सामने वाली भुजा के मिड पॉइंट पर मिलेगा, मिड पॉइंट पर मिलेगा तो ये थ्योरम इस पर काम कर जाएगी, और सामने वाली भुजा के मिड पॉइंट पर मिलेगा, मिड पॉइंट पर मिलेगा तो ये थ्योरम इस पर काम कर जाएगी। तो ये 1:1 हो जाएगा। क्लियर होगी जी बात? ये मीडियन की बात थी। अब मीडियन पे एक पॉइंट ये भी बताया था फिर, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अगर मीडियन पे मैंने एक पॉइंट ये भी बताया था कि अगर ये अगर आपस में 90 डिग्री पर काटते हैं, ये अगर आपस में 90 डिग्री पर काटते हैं, तो ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ये अगर 90 डिग्री पर काटते हैं तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, डीआई की क्लास ऑफलाइन थी, ऑनलाइन नहीं थी भाई, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ बी सी स्क्वायर। पहली चीज कि जब किसी मीडियन आपस में 90 डिग्री पर काटते हैं, अगर मीडियन आपस में 90 डिग्री पर काटते हैं, तो जो जहां से मीडियन ड्रॉ हुए हैं इसको छोड़ दो, इस वर्टेक्स से ए बी और ए सी 5। और दूसरा पॉइंट ये बनता है, अगर राइट एंगल ट्रायंगल में ये मीडियन है, तो 4 टाइम्स ऑफ मीडियन 1 का स्क्वायर प्लस मीडियन 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 90 के सामने वाली भुजा ए सी स्क्वायर। अब आप मुझे ये बताएंगे सारे के सारे बच्चे, मैं देखता हूं कितने बच्चों को याद है, ये ए सी स्क्वायर आएगा या 5 ए सी स्क्वायर आएगा? याद करो, दिमाग पे जोर लगाओ। ए सी स्क्वायर आएगा कि 5 ए सी स्क्वायर आएगा? एक मिनट और है, सोच लो मन ही मन में, किसी को करके नहीं देखना, करके देख लिया तो बेनिफिट क्या है। एक चीज तो मैंने बताई ना, ये आएगा ए सी स्क्वायर ना कि 5 ए सी। ध्यान रखना इस बात का, हमेशा ए सी स्क्वायर आता है। यहां पर 5 तो तब आता है, नंबर दोनों में से एक ही जगह आएगा। अगर यहां नंबर आ गया तो इधर नॉर्मल हो गया, इधर नॉर्मल आ गया तो इधर नंबर हो गया, ऐसे याद रख लो। इधर नंबर आ गया तो इधर नॉर्मल, इधर नंबर आ गया तो इधर नॉर्मल, ऐसे याद रखो। दो साइड और 90 के सामने जो साइड आई, अब दोनों मीडियन के साथ 4 गुना तो इधर साइड नॉर्मल, दोनों में से एक ही तरफ नंबर आएगा। तो पिछली 2 क्लास के अंदर ये मेहनत थी सारी की सारी। अब बताओ आपको, या 10 मिनट हमको लगे, 10-15 मिनट लगे, लेकिन रिवाइज हो गया कि नहीं हो गया? इतना सा गेम था सारा, और कुछ भी नहीं था। ठीक है, इसी चीज को 2 बार देखेंगे तो चीज याद हो जाएंगी। अब इसके आगे बढ़े। हाँ, बाकी तो प्रैक्टिस होनी है, वो तो सारे क्वेश्चंस में आएगा। त्रिभुज में लंब केंद्र, केंद्रक और परिकेंद्र सरेखीय होते हैं, एक ही रेखा में होते हैं, हमेशा फिक्स है बात। ये तीनों तो एक ही रेखा में होंगे, ऑर्थो सेंटर, सेंटरोइड और सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सेंटरोइड और सर्कम सेंटर, तीनों एक ही रेखा में होंगे। इन सेंटर अगर उस लाइन में हो भी सकता है, लेकिन विषम बाहु में नहीं होगा। अगर जैसे ही एक स्पेसिफिक ट्रायंगल बनेगा, जैसे समबाहु त्रिभुज, तो एक ही पॉइंट पर होते हैं, जैसे ये लिखा हुआ मैंने, समबाहु त्रिभुज के चारों केंद्र एक ही बिंदु पर होते हैं, और समद्विबाहु त्रिभुज के चारों केंद्र सररेखीय एक रेखा पर, सररेखीय एक रेखा पर होते हैं। तो अब मैंने एक बात सीखी, राइट एंगल ट्रायंगल से याद रखना बिल्कुल आसान है इस पॉइंट। कैसे? राइट एंगल ट्रायंगल में अगर आप देखें तो आप खुद बताओ, जो सर्कम सेंटर है वो इस यहां पर आएगा कि नहीं आएगा? आप बोलेंगे सर प्री केंद्र, बात सही करें। जो ऑर्थो सेंटर है वो यहां पर आएगा कि नहीं आएगा? आप बोलेंगे सर बिल्कुल सही करें। और सेंट्रोइड तो हमेशा बीच में ही होता है। अब जहां सेंट्रोइड बनता है, सेंट्रोइड तो मीडियन पर बनेगा तो सामने वाले का मिड पॉइंट है, और जहां सेंट्रोइड बनता है वो 2:1 में आता है कि नहीं आता है? आप बोलेंगे जी सर। तो ऑर्थो सेंटर और सेंट्रोइड के बीच में रेशियो अगर 2 है, ऑर्थो सेंटर और सेंट्रोइड, ऑर्थो सेंटर और सेंट्रोइड के बीच में अगर रेशियो 2 है, तो इधर की साइड पर रेशियो कितना रहा होगा? अगर इधर रेशियो 2 है तो इधर की साइड पर कितना रेशियो रहा होगा? 1। तो ऑर्थो सेंटर से सेंट्रोइड अगर 2, तो सर्कम सेंटर से सेंट्रोइड कितना? 1। क्लियर? यदि किसी त्रिभुज के 2 शीर्ष लंब, यानी जहां से ऑर्थो सेंटर बनता है, शीर्ष लंबों से ही तो बनता है ऑर्थो सेंटर। अगर किसी त्रिभुज के 2 शीर्ष लंबों की लंबाइयां आपस में बराबर होती, शीर्ष लंबों की लंबाई आपस में बराबर, तो समत्रिभुज समद्विबाहु होगा। ठीक, सही बात। अगर 2 मीडियन की लेंथ बराबर है तो भी ये समद्विबाहु होगा। अगर 2 एंगल बाइसेक्टर की लेंथ बराबर है तो भी ये समद्विबाहु होगा। अच्छा, वहां पर एक चीज और रहेगी थी,
याद दिखाने के लिए। अच्छा आप मुझे बताओ इसकी लेंथ अपोलिनस थ्योरम, अगर इसकी लेंथ निकालनी है, जैसे ये एंगल बाइसेक्टर था ए बी सी, एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ हुआ है, एंगल बाइसेक्टर ये एक्स, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी माइनस एम इंटू एन। याद आ गया? इसकी लेंथ निकालने का एक एक पॉइंट क्लियर है, बस उसको अब अप्लाई करना सीखना है। अब ये मैंने प्रूफ दे रखा है ऐसा क्यों होता है। यदि दो शीर्ष लंबों की लंबाई बराबर हो, इसने बोला खुद ही बोल दिया कि शीर्ष लंबों की लंबाई बराबर है। अगर शीर्ष लंब यानी वर्टेक्स से सामने वाली भुजा पर परपेंडिकुलर, वर्टेक्स से सामने वाली भुजा पर परपेंडिकुलर, बोलो जी। अब देखिएगा ये तो दोनों बराबर ही हो गए। अभी सिखाऊंगा, अभी सिखाऊंगा। मेरी ये हाइट हो गई 6, मेरी ये साइड होगी 8 और ये साइड होगी 10। तो अगर मुझे इसका एरिया फाइंड आउट करना है, अगर मुझे इसका एरिया फाइंड आउट करना है तो हाफ ऑफ 6 इंटू 8, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। और अगर मेरे को ये मैंने यहां से एक परपेंडिकुलर डाला, ये परपेंडिकुलर वर्टेक्स से सामने वाली भुजा पर परपेंडिकुलर, तो इसका अगर मैंने नाम एच दे दिया तो हाफ ऑफ 10 इंटू एच, हाफ से हाफ कैंसिल, तो एच का मान आ जाएगा 4.8। तो कहने का मतलब ये हुआ किसी एक फिगर का आप किसी की तरफ से, चाहे आप इसको और इसको लेकर एरिया निकाल दो तो भी एरिया उतना ही आता है, चाहे आप इसको और इसको लेकर एरिया निकाल दो तो भी एरिया उतना ही आता है। क्लियर है बात मेरी? तो भी एरिया उतना ही आता है। अब अगर मैं यहां से बात करता हूं कि जो एक ट्रायंगल मैंने मान ली, ये ए, ये बी और ये सी, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया बी डी, ये सी ई, और मैंने ये बोल दिया बी डी और सी ई आपस में बराबर है, बी डी और सी ई आपस में बराबर है, बी डी और सी ई आपस में बराबर है। तो मैं अगर इसका एरिया निकालूं तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं हाफ ऑफ ए सी इंटू बी डी? भाई एसी के ऊपर जो 90 डिग्री डला है इसको एरिया निकल जाएगा। और क्या मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं हाफ ऑफ ए बी इंटू सी, हाफ से हाफ कैंसिल, बीडी और सीई तो आपस में बराबर ही है और बीडी और सीई आपस में बराबर है, तो एसी इज इक्वल टू ए बी होगा कि नहीं होगा? एसी इज इक्वल टू ए बी। तो अगर दो परपेंडिकुलर की लंबाइयां बराबर हो गई तो क्या दोनों साइड बराबर हो गई? अब किताब वाले ये फॉर्मेट, ये फॉर्मूला लिखते हैं कि भाई सिमिलरिटी आप इनको प्रूफ कर लो। अरे हम तो इससे भी आसान तरीका बता दिया, अगर दो परपेंडिकुलर की लेंथ बराबर है तो दोनों उस त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाइयां 100% बराबर रही होंगी, तभी एरिया बराबर आ सकता है। बोलो सभी को समझ आया? तो इसकी जरूरत ही नहीं है आपको, तो सिंपल इसी पॉइंट है, बस ये याद करने के लिए। क्लियर? यदि किसी त्रिभुज की दो माध्यिकाएं बराबर होती हैं तो त्रिभुज समद्विबाहु होगा। समद्विबाहु त्रिभुज में माध्यिका, कोण, समद्वि भाजक तथा शीर्षलंब वाली रेखाएं एक ही रेखा पर होती हैं। एक ही समद्विबाहु त्रिभुज के अंदर एक रेखा पर, समबाहु त्रिभुज में एक बिंदु पर, ध्यान सुन लो, समद्विबाहु जिसमें दो भुजा समान है तो एक रेखा पर होंगी, एक ही लाइन पर आ जाएगा माध्यिका, कोण, समद्वि और शीर्षलंब एक ही रेखा पर हो जाते हैं। कैसे? कैसे तो अब 10वीं क्लास वाली बात आ जाएगी, बस अब कैसे तो कोई मतलब ही नहीं है। देखो कैसे, राइट एंगल, ये हो गया। ये ट्रायंगल की प्रॉपर्टी में हम पढ़ेंगे कि जब किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं तो सामने वाली भुजा पर परपेंडिकुलर डाल दो। जब किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं तो सामने वाली भुजा पर परपेंडिकुलर डाल दो, सामने वाली भुजा पर परपेंडिकुलर डाल दिया, और सामने वाली भुजा पर जो परपेंडिकुलर डाला ये हमेशा भुजा के मिड पॉइंट को जाकर टकराएगा और ये हमेशा 90 डिग्री पर आएगा। ये बात उल्टी भी सही है। अगर मैं किसी त्रिभुज के मिड पॉइंट पे मिलूं और अगर वो 90 डिग्री पर टकरा रहा है तो 100% बात है कि ये दोनों बराबर रही होगी, 100% बात है। कैसे? देखो, अगर मैंने ये बोल दिया, ये मिड पॉइंट मान लेता हूं, वैसे तो अभी इसको याद ही कर लो, आगे फिर इसको सिमिलरिटी में मैं इसको प्रूफ करके दिखाऊंगा कैसे होता है। तो अल्टीमेट आपको सेंटर ऑफ ट्रायंगल समझ में आ गया और कुछ आपको मीडियम और एंगल बाइसेक्टर की कहानी आपको समझ आ गई। ये पार्ट मैंने लाइन एंगल करा दिया। दूसरा पार्ट अब मैं स्टार्ट करता हूं सर्कल। एक से दो क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा सर्कल, एक से दो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, 100% बात है, फिक्स। सर्कल की बहुत सारी प्रॉपर्टियां होती है, एक एक करके सर्कल की प्रॉपर्टियां टाइप नहीं है, एक एक करके मैं आपको बताता रहूंगा, ध्यान से सुनते रहना। और आज ही क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे, अब के आधे घंटे बाद। कैसे? दो क्वेश्चन आएंगे, एक से दो क्वेश्चन। सर्कल का एक होता है सेंटर, इसको बोलते हैं रेडियस आर। इस पूरे को बोलते हैं डायमीटर।
रेडियस। इसको बोलते हैं स्पर्श रेखा, टेंजेंट। इसको बोलते हैं कोड, जीवा। सीकेंट, छेदक रेखा। बाहर किसी एक पॉइंट से सिर्फ दो ही स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, फिक्स है। किसी एक सिंगल पॉइंट से दो ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती हैं, फिक्स। एक पॉइंट से दो से अधिक स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती, और दोनों की दोनों का जो लंबाई है, दोनों की लंबाइयां बराबर होती है, पी ए इक्वल टू पी बी। दोनों की लंबाइयां बराबर होती है। रेखा सेंटर के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। स्पर्श रेखा सेंटर के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है, 90 डिग्री का। ऐसा क्यों होता है, सुनो। या कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर ये दोनों रेखाएं बराबर क्यों होती हैं, कुछ बच्चे ये भी पूछते हैं। सुनो अब बात को, ऐसा क्यों होता है। ये रेडियस, अगर मैं ट्रायंगल दो ले लेता हूं, एक ट्रायंगल पी ए ओ और एक ट्रायंगल पी बी ओ, एक ये रेडियस है तो एक ये रेडियस है, दोनों रेडियस। अच्छा ये बताओ, ये जो साइड है ये तो कॉमन साइड है, ये तो कॉमन साइड है। तो कहने का मतलब कि किन्हीं दो राइट एंगल ट्रायंगलों में हाइपोटेन्यूज की लंबाई बराबर हो, दोनों के अंदर 90 डिग्री हो, दोनों की एक साइड बराबर हो, आर और आर, तो क्या तीसरी जो साइड निकलती है, छोड़ो ना ऐसे एस को, जो तीसरी जो साइड निकलती है, क्या वो राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम होती है कि नहीं होती है। आप बोलेंगे जी गुरु, और अगर ये पाइथागोरस थ्योरम होती है तो मुझे बताओ कि क्या हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर में से ये दोनों एच मान लूंगा कि दोनों के दोनों ही बराबर है, क्योंकि यही तो है 90 के सामने तो होता है, ये वाली साइड, ये वाली साइड तो एच है, ये वाली साइड तो एच है। तो एच के स्क्वायर में से आर का स्क्वायर घटा दो, एच के स्क्वायर में से आर का स्क्वायर घटा दो, एच के स्क्वायर में से आर का स्क्वायर घटा देंगे, एच के स्क्वायर में से आर का स्क्वायर घटा दो, एच के स्क्वायर में से आर का स्क्वायर घटा दो, तो क्या ये आज आ नहीं जाएगा। तो एक जगह तो ये एपी आएगा और एक जगह ये बीपी आएगा, तो दोनों के दोनों अपने आप ही बराबर हो जाएंगे। तो क्या ये बात प्रूफ हो गई, दोनों बराबर होते हैं। किसी एक पॉइंट से दो ही स्पर्श रेखा डाली जाती है। अब दुनिया इसको कैसे प्रूव करती है, पहले ट्रायंगल सिमिलर बनाएगी, सिमिलर ट्रायंगल। जितना किताबी भाषा को कम करेंगे उतना उतना दिमाग तेज बनेगा। किताबी भाषा में दिमाग तेज नहीं बनता, किताबी भाषा में तो सिर्फ इतना सा काम होता है कि हाँ जी ये ऐसा होता है वैसा होता है, इसलिए सिमिलर है, इसलिए इसके नीचे ये लिख दो, उसके नीचे लिख दो, ये तो सब बकवास बात है। हमने कहीं पर भी सिमिलरिटी नहीं लिखी और उसके बावजूद हमारी दोनों चीज बराबर आ गई। बोलो जी हाँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी बच्चों को ये बात समझ में आई होगी, क्लियर है, ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूं सेंटर से स्पर्श रेखा पर जो कोण डाला जाता है, स्पर्श रेखा कोड के ऊपर, अगर कोड के ऊपर अगर जब भी परपेंडिकुलर डाला जाएगा, कोड के ऊपर जब भी परपेंडिकुलर डाला जाएगा हमेशा मिड पॉइंट पर मिलेगी जाकर। फिर सुन लो, सेंटर से कोड के ऊपर जब भी परपेंडिकुलर डाला जाएगा मिड पॉइंट पर मिलेगी। सर ऐसा क्यों होता है, मुझे एक बात बताओ। ये ओ आ गया, ये ओ भी आ गया, ओ ए और ओ बी, क्या ये दोनों रेडियस है कि नहीं है। और अगर ये दोनों रेडियस हैं तो अभी अभी मैं थोड़ी सी देर पहले आपको ये बात बता के आया था कि अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं और यहां से सामने वाली भुजा के मिड पॉइंट को मिला दिया जाए तो वो 90 डिग्री पर मिलेगा। अगर या किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं तो यहां से सामने वाले पर परपेंडिकुलर डाल दो तो वो मिड पॉइंट पर मिलेगा, या मिड पॉइंट को मिला दो तो परपेंडिकुलर। मिड पॉइंट परपेंडिकुलर होगा या परपेंडिकुलर मिड पॉइंट पर आएगा, फिक्स है ये बात। तो ये आर और आर वाली कहानी फिक्स हो गई। अब फिर किसी को लगता है कि सर ये मिड पॉइंट पर ही क्यों मिलता है। इतनी सी बात को समझ लो, जब भी परपेंडिकुलर डालेंगे, अगर मैंने इसको परपेंडिकुलर डाला, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, मुझे बताओ ये आर है, ये लंबाई मैं एक्स मान लेता हूं, तो क्या आर का स्क्वायर, जब इसने बोली दिया 90 डिग्री, जब मैंने बोली दिया कि परपेंडिकुलर डाला, लंब डाला, तो आर के स्क्वायर में से अगर मैं एक्स का स्क्वायर घटाऊंगा, आर के स्क्वायर में से एक्स का स्क्वायर घटाऊंगा तो एपी स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा, बोलो है ना। आप बोलेंगे ये बात में तो दम है सर। अगर मैं दूसरी तरफ आर के स्क्वायर में से एक्स का स्क्वायर अगर घटाऊंगा, दम है।
इसमें कोई दुराई नहीं है। और मुझे एक बात बताओ, जब हाइपोटेन्यूज और एक साइड बराबर हो जाती है, अभी अभी हम देख के आए हैं, हाइपोटेन्यूज और एक साइड बराबर हो जाती है तो बाकी दोनों साइडों को तो 100% बराबर होना पड़ेगा। ये हाइपोटेन्यूज 90 के सामने वाला और ये, तो इसका मतलब ये वाली साइड इसके बराबर होनी पड़ेगी, तभी तो ये मिड पॉइंट बनेगा। तो अगर यहाँ परपेंडिकुलर डाल दिया तो ये मिड पॉइंट प्रूव हो गया। मुझे हाँ या ना में जवाब दो, अगर यहाँ परपेंडिकुलर डाल दिया तो मिड पॉइंट प्रूव हो गया कि नहीं हो गया? बोलो कि लिख के लिखूं? राहुल ने बोला जी सर, वेरी गुड, वेरी नाइस। सुनील, राम खिलाड़ी, नासिक क्या पूछ रहे हो आप? लेजर, लेजर वगैरह सब अलाउड होता है। चलो अगर मैं नेक्स्ट बात पर आगे बढ़ता हूं, तो मेरे को दूसरी प्रॉपर्टी पता चली कि यहां से अगर मैं परपेंडिकुलर डालता हूं तो मिड पॉइंट पर टकराएगा, या मिड पॉइंट पर टकराएगा तो ये परपेंडिकुलर बन जाएगा, दोनों को बराबर भागों में बांटेगा। ठीक है, तो यहां से मैंने लिख दिया पी ए इज इक्वल टू पी बी। दो कोड आपस में टकरा जाती है, दो कोड आपस में टकरा जाती हैं, कट जाती है। ये ओ सेंटर है, सेंटर से दूरी है, ये पी है, ये ए मान लो, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, और ये मैं मानता हूं ओ पॉइंट पर टकरा गई। सेंटर इसका एम था, सेंटर अलग है। तो जहां पर दो कोड आपस में टकराती हैं तो ए से उस पॉइंट तक पहुंचो जहां पर कट हो रही है, ए ओ इंटू ओ से बी तक, सी से ओ तक, और ओ से डी तक। ए ओ इंटू ओ बी इज इक्वल टू सी ओ इंटू ओ डी। सी ओ इंटू ओ डी हमेशा फिक्स है। अगर मैं यहां से आपको ये बोल दूं, यही चीज बाहर जाके मिल जाए, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, और ये ओ पॉइंट अगर बाहर हो जाता है, अगर ये ओ पॉइंटेड बाहर हो जाता है तो ये कहानी फिक्स है। ए ओ यहां से वहां तक पहुंचो जहां पर आपस में कट रही है, ए ओ यहां से वहां तक पहुंचो जहां पर आपस में कट रही है, सी ओ, ए ओ गुना सी ओ, मतलब ए ओ गुना ओ बी, सॉरी, यहां से यहां तक सीधा ए से ओ तक पहुंची और ओ से बी तक पहुंची, तो यहां से वहां तक पहुंचो जहां पर आपस में मिल रही है, और वहां से दूसरे पॉइंट तक, सी से ओ तक पहुंचो और ओ से अगले पॉइंट तक, तो ए ओ इंटू ओ बी, तो सी ओ इंटू ओ डी हमेशा फिक्स है। और अगर मैं, या ऐसे भी कर सकते हैं, इसको समझने के लिए एक बार पूरी रेखा और एक बार बाहर की रेखा, एक बार पूरी रेखा और एक बार बाहर की रेखा, ऐसे भी कर सकते हैं। और अगर मैं इसी को ये पी टी, ये ए और बी, तो एक बार पूरी रेखा पी बी इंटू एक बार बाहर की रेखा पी ए, एक बार पूरी रेखा पी टी इंटू एक बार बाहर की रेखा पी टी, तो इसी को लिख देते हैं पी ए इंटू पी बी बराबर है पी टी स्क्वायर, इसी को लिख देते हैं। तो ये होगा तीनों कट करने वाले पॉइंट। क्लियर है? एक आपको पता ही है कि कोड के द्वारा सर्कल के सेंटर पर बना कोण, कोड के द्वारा सर्कल की सरकमफ्रेंस पर बने कोण से 90 नहीं, दोगुना। अगर ये थीटा है तो भैया मेरे 2 थीटा रहा होगा, अगर ये थीटा है तो 2 थीटा रहा होगा। यही तो बताया था। सर्कल का सेंटर बताओ कहां पर पड़ा था अपने पॉइंट, कौन से सेंटर में पड़ा था? सर्कम सेंटर के अंदर पड़ा था। प्री केंद्र, इस केंद्र से इस त्रिभुज के बाहर वाला केंद्र। प्री केंद्र कैसे चलता है? मिड पॉइंट पर परपेंडिकुलर डालना, मिड पॉइंट पर परपेंडिकुलर डालना। समझ आई बात? ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूं, ये एक जीवा है जिसको बोलते हैं कोड। कोड द्वारा स्पर्श रेखा के साथ बना कोण, कोड द्वारा स्पर्श रेखा के साथ बना कोण, और कोड द्वारा उसके अपोजिट साइड, कोड द्वारा इसके अपोजिट साइड यहां पर बना कोण, यहां पर बना कोण बराबर होता है। इसको बोलते हैं अल्टरनेट, अल्टरनेट सेगमेंट एंगल, एकांतर, एकांतर वृत्तखंड कोण, अल्टरनेट सेगमेंट एंगल, एकांतर वृत्तखंड कोण। कि एक स्पर्श रेखा से जो कोड के साथ जो बनेगा कोण, इस वाले से, जैसे इधर है तो इसके उल्टे में, इसके उल्टे में उधर एक रेखा इस वाले पॉइंट से खींचो और एक रेखा इस कोड के इस वाले पॉइंट से खींचो, ये दोनों जहां पर मिलेंगी रेखाएं उसके साथ, लेकिन ये सर्कल पर मिलनी चाहिए, ये वाला पॉइंट है। एक बार रिपीट करके दिखाऊं तो आप इतनी सी समझो। जैसे मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, स्पर्श रेखा को मान के चलो आपने ये ले लिया, ठीक है, एकांतर वृत्तखंड कोण।
ये तीनों पॉइंट इसके हो गए हैं, ये पी भी हो गया है, ये दोनों बराबर वाला बात हो गई है। यहां पर ये टेंजेंट है, स्पर्श रेखा है, ठीक है। अब बीच बीच में जो जो प्रॉपर्टी आती रहेंगी ना, उसको बीच बीच में मैं बताता रहूंगा। अब मैं सीधा सर्कल की फाइल को अपलोड कर रहा हूं और यहां से कहानी को स्टार्ट कर सर्कल की थ्योरी। परसों से होगी स्पेशल पे क्लास, कल और नहीं होगी, परसों से होगी। दिन में दो क्लास करते हैं और बोलो परसों आप ऑफलाइन क्लासेस की 5-6 दिन छुट्टी है, तो परसों से कर देंगे आपकी, आप जितनी क्लास करेंगे। और क्या करूंगा, एक मैं अलजेब्रा करा दूंगा, दूसरे में डीआई करा दूंगा, या जल्दी से इन 5 दिनों के अंदर जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो वहां बात करेंगे, ठीक है। अभी पहले यहां से स्टार्ट करते हैं कहानी को। आओ जी, एक सर्कल ये, अगला सर्कल ये, इनकी त्रिज्या 5, बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई बताओ जो छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है। ये वो जीवा हो गई जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हुई निकल रही है। मुझे इस बात का पता है कि सर्कल का सेंटर ये है 5 और ये रेडियस हो गया 3, तो ये बाहर वाला है 5 और ये है 3। स्पर्श रेखा के साथ सेंटर 90 डिग्री का कोण बनाता है, फिक्स है बात। स्पर्श रेखा सेंटर के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है। अगर ये 3 है, ये 5 है, 90 डिग्री के सामने तो होता है ये, तो ये 5 ये 3, तो टोटल कितना हो जाएगा 4। ये 5 है, ये 3 है, तो 4 हो गया। अगर ये 4 हो गया तो ऑटोमेटिक ये भी कितना हो जाएगा 4, क्योंकि अगर मैं इधर ड्रॉ करके इसी काम को करता तो ये 5 ये 3, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 4। तो इसका मतलब ये कितनी हो जाएगी, 4 + 4, टोटल कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से पूछिए। 90 डिग्री के सामने 90 डिग्री, तो हमेशा ध्यान रखिए परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का और बेस मेरा 4 है, तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर, क्योंकि दो भुजाओं के स्क्वायर का सम, जैसे अगर मैं इसको 5 मान लूं तो बोलते हैं ट्रिपलेट, कि ऐसी 3 संख्या जिनमें कुछ कॉमन भी नहीं है और जो पाइथागोरस थ्योरम को, पाइथागोरस थ्योरम आपने 10th क्लास में पढ़ी है, उसको भी का मतलब उसको भी फॉलो कर रही है। जैसे अगर मैं आपको बोल दूं 7 24, तो 7 का स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर 576, 49 और 576 तो 25, 725, 625 का 25। जैसे अगर मैं आपको बोल दूं 8 का स्क्वायर + 15 का स्क्वायर, तो ये ऑटोमेटिक कितने का स्क्वायर हो जाएगा, 17 का स्क्वायर हो जाएगा। 8 का स्क्वायर और 15 का स्क्वायर ऑटोमेटिक ये 17 का स्क्वायर हो जाएगा। जैसे अगर मैं आपको बोल दूं 9 और ये 40, तो ये ऑटोमेटिक कितने का स्क्वायर हो जाएगा, 41 का स्क्वायर हो जाएगा। जैसे अगर मैं आपको बोल दूं 11 और ये 60, तो इसका मतलब ये कितने का हो जाएगा, 11 का स्क्वायर और 60 का स्क्वायर जोड़ोगे तो 61 का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। जैसे अगर मैं आपको बोल दूं ये 20 है, ये 21 है, 20 और 21 तो भैया मेरे ये 29 का स्क्वायर हो जाएगा। जैसे अगर मैं आपको बोल दूं ये 28 है, ये 45 है और ये 28 और 45 में 63 का हो जाएगा। ऐसी बहुत सारी चीज होती है, लेकिन आपको जनरल इतने याद हो गए तो भी आपका काम चल जाएगा अच्छे से। अब इसके अलावा इनसे आप कितने ही बना लो, जैसे अगर मैं बेस ट्रिपलेट मैंने देख लिया, ये 3 है, ये 4 है, तो ये 5 रहा, 3 का दोगुना कर दूं मैं 6, 4 का भी मैं दोगुना कर दूं 8, 5 का भी दोगुना कर दूं 10, तो देखो ये काम इनके ऊपर भी करेगा। 6 का स्क्वायर + 8 का स्क्वायर बराबर है 10 के स्क्वायर के। जैसे अगर मैं 3 गुना कर दूं तो 3 का 3 गुना 9, 4 का 3 गुना 12 और 5 का 3 गुना 15, तो ये काम इनके ऊपर भी करेगा। 9 का स्क्वायर + 12 का स्क्वायर तो 15 का। जैसे अगर मैं 4 गुना कर दूं तो 4 किया 12, 400 का 16, 4 पंजा 20, 16 12 16 और 20, समझ गए। इस हिसाब से ये काम करेगा। आज क्या था, आओ 2 मिनट का रेस्ट ले लें, 65 मिनट हो गई है लगातार, तो 2 मिनट थोड़ा गले को रेस्ट दे लें। तब तक जो बच्चे इसका क्वेश्चन को करना चाहे वो कर लेना, 2 मिनट अपन रेस्ट करते हैं। देखो जी, करें स्टार्ट। आपको पता है एक बार बाहर की रेखा, एक बार पूरी रेखा, एक बार बाहर की रेखा, एक बार पूरी रेखा, एक बार बाहर की रेखा, तो 8 और 4 12 और इंटू में 4, PD 6 + x इंटू में 6,
6 से 2 बार 4 दूनी 8, 6 प्लस एक्स बराबर अगर 8 हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2। तो अगर इसको पी क्यू चाहिए था तो 2 आ गया, ठीक है। करो। आपको पता है पी टी स्क्वायर, तो पी टी कितना है 6 का स्क्वायर इंटू 4, 4 से जाएगा 9 बार, तो 4 प्लस एक्स बराबर है 9, तो एक्स इज इक्वल टू कितना है भाई मेरे, ठीक है। ट्राई 1 मिनट से 2 मिनट का टाइम है, मैं मेरी स्क्रीन पर ही टाइम नोट कर रहा हूं और एग्जैक्ट 90 सेकंड के बाद मैं आपको बोलूंगा। 90 सेकंड तक आप अप्लाई करके देखो चीजों। देखो ध्यान से, पीटी मैंने पी का मान को एक्स मान लिया, तो भैया मेरे ये हो जाएगा 2x, ए भी 18 दे रखा है, तो आपको इस बात का पता है पीटी स्क्वायर एक्स इंटू एक्स प्लस 18, तो आपको यहां से पता है 4x स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 18x, ये आ जाएगा 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 18x, एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 18/3। तो पीटी का मान पूछा है, ये एक्स का मान आ गया, और एक्स का मान अगर आ गया तो इसने मेरे से पीटी पूछा है। चलो अगेन 90 सेकंड करके देखो। करो शाबाश करो, बिल्कुल धीरे धीरे बढ़ेंगे कि एक एक बात को देखते हुए, बिल्कुल धीरे धीरे करो। देखो जी टाइम अप, मैं ये कह रहा हूं ए बी 7 है, कोई बात नहीं मैं बताता हूं। आपको एक बात बताओ, क्या आप ये बात मानते हैं क्या, एक बार बाहर की रेखा एक बार पूरी रेखा, क्या आप इस बात को मानते हैं कि नहीं मानते? ये एम पॉइंट अगर मैं मान लूं तो एक बार बाहर की रेखा और एक बार पूरी रेखा। इसने बोला है पी ए पी अगर 9 है और ए बी अगर 7 है और ओपी 13 है, अगर ये आर होगा यहां से लेकर यहां तक आर है, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं क्या 13 माइनस आर होगा? और क्या मैं ये भी कह सकता हूं पी एन तो 13 माइनस आर हो गया, पी एम 13 प्लस आर होगा, तो पी ए 9, पी बी 16, पी एम 13 प्लस आर, पी एन 13 माइनस आर, 16 निमा 144 इज इक्वल टू 169 माइनस आर स्क्वायर, तो आर इज इक्वल टू 25। अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं, तुम पढ़ाई पे ध्यान दो,
तुम फोकट की बातों में ध्यान ही मत दो, तुम पढ़ाई पे ध्यान दो। r इक्वल टू 5। क्या तुम्हें बात समझ आई? क्या तुम एक्स्ट्रा बातों पे कोई एक्स्ट्रा बात नहीं करेगा, तुम बस ये पढ़ाई पे ध्यान दो जो मैं कह रहा हूं, उसके अलावा कोई बातचीत नहीं। एक तरीका तो हो गया ये वाला, इसी ही क्वेश्चन का मैं एक तरीका और सिखाता हूं। ये P पॉइंट है, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये 9 है और ये 7 है। तो मैंने मान लिया ये PT है, ये x रहा होगा। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं क्या, PT स्क्वायर इज इक्वल टू PA इंटू PB? आप बोलेंगे गुरु बिल्कुल कह सकते हैं। तो PT स्क्वायर PA 9 इंटू PB 16, PT स्क्वायर इज इक्वल टू 144। PT बराबर कितना आ जाएगा? 12। तो PT अगर 12 आ जाएगा, सर्कल के सेंटर के साथ PO 13 दे रखा है कि नहीं दे रखा है? 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज होता है, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज है, ये 12 मेरा आई गया। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं क्या, OT स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर? तो भैया मेरे दोनों तरफ स्क्वायर रूट अगर निकाल दोगे तो OT इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 5। आप किसी तरीके से दोनों के दोनों क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अब जो जो चीज आपको मैंने सिखाई है, सिर्फ पहले सर्कल वाले पॉइंटों को ध्यान रखते हुए क्वेश्चंस को करोगे, ठीक है? आओ एक एक वृत्त की दो जीवाएं हैं, तो एक जीवा तो ये रही और एक जीवा ये रही, और दोनों केंद्र से एक दूसरे के विपरीत है। अगर वृत्त की त्रिज्या, अब मैंने अगर यहां से परपेंडिकुलर डाला तो ये 90 डिग्री पर जब भी जाएगा तो ये आधा बन जाएगा 3, और इसका रेडियस जो मेरा है ये बन जाएगा मेरा 5। तो ये 5, ये 3, 90 के सामने अगर 5 है तो ये 3, तो ऑटोमेटिक ये भी कितना बनेगा? 4। बोलो फायना। नाइनटी डिग्री। अगर ये 90 डिग्री पर जाएगा तो ये 4 बनेगा कि नहीं बनेगा? क्योंकि आधे वाली जो ये साइड है, ये वाली, ये 4 बनेगी, क्योंकि 90 डिग्री पर तो मिड पॉइंट है, रेडियस मेरा 5 है, ये 5 ये 4, तो ऑटोमेटिक कितना बन जाएगा? 3। ये 3 और ये 4। पहला तरीका तो डायरेक्ट के लिए क्या है, अगर अपोजिट साइड है, अगर अपोजिट साइड है, अपोजिट साइडों में सेंटर के विपरीत अगर होती हैं तो डायरेक्ट उनका डिस्टेंस A प्लस B/2। तो देख लो चाहिए 6 प्लस 8 14, 14/2, 14/2 तो कितना हो जाएगा? 6 प्लस 8 14, और 14/2 तो कितना हो जाएगा? 7। डायरेक्ट। और अगर ये सेम साइड होती, मैं यहां भी लिख देता हूं, अगर साइड सेम होती कि केंद्र के एक ही तरफ है, तो डिस्टेंस किसके बराबर है? A माइनस B/2, A माइनस B/2। हाँ, जिस क्वेश्चन की ट्रिक बन सकती है उसकी तो अपने पास 100%, ऐसा हो ही नहीं सकता कि अपने पास उस चीज की ट्रिक ना हो जिसकी बन सकती है। ये लो, ये PQ है, ये RS है। यहां से अगर मैं परपेंडिकुलर डालता हूं तो ये 15, और अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर डालता हूं ये 8, तो वृत्त की त्रिज्या आपको ज्ञात करनी है। ये R है, ये भी R है। पहला तरीका है 8 और 15 दिखते ही बाय हिट एंड ट्रायल। 8 और 15 दिखते ही बाय हिट एंड ट्रायल। तो हिट एंड ट्रायल ये कहता है कि 15 8 है, तो एक बार के लिए आप इसका रेडियस क्यों ना 17 मान लो। आपने बोला जी गुरु, इसका रेडियस अगर आपने 17 मान लिया, ये 17 ये 15, तो ऑटोमेटिक 8 हो गया, और ये 8 और ये 17, तो ऑटोमेटिक 15 हो गया।
तो ट्रिपलेट सेट भी हो गया। और इन दोनों का अगर अपोजिट साइड है, एक उधर एक उधर, तो वैसे भी आपको पता है डिस्टेंस कितना होता है। डिस्टेंस होता है 30 प्लस 16 बटा 2। 30 और 16 40, 40 बटा 2 टोटल कितना हो जाएगा 23। डिस्टेंस 23 हो जाएगा। तो हमने जो इधर इस 15 और 17 की हेल्प से ये निकाला तो 8 आया, और इस 8 और 17 की हेल्प से ये निकाला तो 15 आया। तो क्या देखो यहां से भी 23 आ गया और बाई फॉर्मूला भी 23 है, तो कंडीशन मैच होगी। कहने का मतलब जो हमने माना था वही है। तो बाई हिट एंड ट्रायल R इक्वल टू 17। तो आज की क्लास हुई कंप्लीट। सभी बच्चों का धन्यवाद। और अब एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, प्लीज सी शेड्यूल। शेड्यूल को देख लेना, क्योंकि इस वीक में शायद प्लस कोर्स की एक आधी क्लास है, नहीं तो नहीं है। हाँ, अब एक वीक के बाद फिर लगातार है क्लास, लेकिन जो ये होली वीक आ रहा है इसके अंदर स्पेशल क्लासेस है। तो आप मुझे फॉलो कर लेना। मैं चैनल का मैं टेलीग्राम चैनल में डिस्कशन ग्रुप में भी डाल दूंगा, मेरे से देख लेना, मैं स्टेटस पे भी लगा दूंगा। कोशिश करिए कि वो स्पेशल क्लासेस को आप लेते रहना। इस वीक स्पेशल क्लासेस मैंने साइड कर दिया। 2 दिन आप त्योहार मनाओगे, तो त्योहार की वजह से भी मैंने साइड कर दिया। इसलिए मुझे